दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है फरार कैदी। ये मनोज कॉमिक्स वालों की स्टोरी है। तो पढ़ते हैं इसको। ये नया कवर है इसका। फरार कैदी। पुलिस उच्च अधिकारियों को विश्वसनीय सूत्रों से जैसे यह ज्ञात हुआ कि अपराध जगत के कुख्यात अपराधी चाउ लिमिंग और उसके साथी जोगा को सेंट्रल जेल से आजाद कराने की कोशिश में कुछ एक खतरनाक किस्म की अज्ञात ताकतें संलग्न है। उन्होंने सावधानी के तौर पर चाउ लिमिंग और जोगा को उस जेल से मिलिट्री जेल में ट्रांसफर करने के आदेश जारी करवा दिए। जेल सुपरिटेंडेंट मिस्टर राघवन, ये रहा इन दोनों कैदियों के ट्रांसफर का आदेश, किंतु इस संबंध में किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। यस सर। कमिश्नर नागराज पुनः हिदायत देते हुए बोले, इस काम में आपको काफी एहतियात बरतनी होगी। समझ गया सर, कल मैं खुद ही अपनी निगरानी में इन्हें मिलिट्री जेल में ले जाऊंगा। गुड, अब तुम जा सकते हो। फिर कमिश्नर साहब से विद्यालय सुपरिटेंडेंट मिस्टर राघवन कक्ष से बाहर निकल गए। अगले दिन सुबह ठीक 10:45 पर मिस्टर राघवन कैदियों को सेंट्रल जेल से लेकर मिलिट्री जेल की ओर रवाना हो गए। लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद वैन के अगर भाग में चालक की बगल में मुस्तैद बैठे मिस्टर राघवन बैक विंडो से कैदियों का मुआयना करते रहे। इनकी तरफ से गड़बड़ी का कोई चांस नहीं है। वैन के पिछले भाग में बैठे चारों सशस्त्र पुलिसिया जवान किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार व चौकन्ने थे। किसी की किसी की क्या मजाल है कि इन कैदियों को छुड़ाने की कोशिश करे, भून कर रख दूंगा। फिर भी हमें होशियार रहना चाहिए। खतरा कैदियों की तरफ से नहीं, भारी हमले का है। लेकिन जब किसी को कैदियों के ट्रांसफर की खबर ही नहीं है तो बाहर से हमला कौन करेगा? यह सोचना हमारा काम नहीं, अफसरों का काम है, समझे? सैनिकों के बीच वार्तालाप यहीं समाप्त हो गया। थोड़ी देर बाद वैन एक भीड़ भरी सड़क से होकर गुजर रही थी। जेल वैन के ठीक पीछे एक ट्रक था जो किसी भी अन्य वाहन को अपने और वैन के बीच आने का मौका नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद एक भीड़ भरे चौराहे पर लाल बत्ती हो जाने के कारण वैन को रुकना पड़ा। ओ डैम इट, यहाँ काफी समय लग जाएगा। मजबूरी है सर, अगर आगे ट्रैफिक न होता तो मैं गाड़ी निकाल ले जाता। मिस्टर राघवन कसमसाकर रह गए। उधर पीछे आ रहे ट्रक रुकते रुकते भी वैन के पिछले भाग से लगभग सट सा गया। ट्रक के रुकते ही, हरी अब तुम भी जल्दी नीचे आओ। ट्रक के नीचे पहुंचते दोनों स्यापोश तेजी से रेंगते हुए वैन के नीचे जा पहुंचे। हमें अपना काम शुरू कर देना चाहिए, सिर्फ 2 मिनट का समय बाकी है। अगले पल कर लगभग 30 सेकंड के अंदर उन स्यापोशों ने बड़ी सफाई से वैन के फर्श का एक बड़ा टुकड़ा काटकर अलग कर दिया। वैन में बैठे दोनों कैदी कैदी अचानक फर्श के एक हिस्से को अलग अलग होते देख चौंक उठे थे। और फिर जैसे उनकी नजर स्यापोश पर पड़ी, कौन हो तुम? उन्हें चुप रहने का संकेत देकर एक स्यापोश तुरंत वैन के अंदर पहुंच गया। जल्दी वह चाउ लिमिंग और जोगा के हाथों को हथकड़ी से मुक्त करता हुआ बोला, चलो देर मत करो, क्विक। चाउ लिमिंग और जोगा हैरत की सी हालत में स्यापोश के पीछे पीछे नीचे उतरने लगे। कुछ ही देर बाद वे उन स्यापों से गए उस ट्रक में पहुंच चुके थे। अब आप लोग पुलिस की गिरफ्त से आजाद हैं। हमें पुलिस की गिरफ्त से आजाद कराने के पीछे तुम लोगों का कोई न कोई मकसद जरूर होगा, अतः अब अपना मकसद भी कह डालो। बताओ कौन हो तुम लोग, और तुमने हमारी मदद क्यों की? हम बेमतलब किसी की मदद नहीं करते। आप लोगों को हमारा एक काम करना होगा। क्या करना होगा हमें? इतनी जल्दी भी क्या मिस्टर जोगा? वक्त आने पर आप लोगों को सब कुछ बता दिया जाएगा। यानी तब तक के लिए हम अपने आप को तुम्हारा कैदी समझे। हमें अफसोस है चाओ लिमिंग, इससे ज्यादा कुछ कहने का हमें आदेश नहीं है। पर इतना जरूर जान लीजिए कि हम आपके दुश्मन नहीं, दोस्त हैं। फिर चाओ लिमिंग और जोगा कुछ नहीं बोले। उधर ग्रीन सिग्नल मिलते ही वैन अपने सामने खड़े वाहनों को ओवरटेक करती हुई तेजी से आगे बढ़ गई। लगभग 10 मिनट बाद वैन मिलिट्री हेडक्वार्टर के गेट को पार कर कैंप एरिया में दाखिल हुई। और थोड़ी देर बाद जेल वैन मिलिट्री हेडक्वार्टर की विशाल इमारत के सामने जा रुकी। वैन के रुकते फौजी जवानों ने उसे अपने घेरे में ले लिया।
जेल सुपरिटेंडेंट मिस्टर राघवन ने वैन से उतरकर कैदियों को की सुपुर्दगी के आदेश कमांडिंग ऑफिसर को दिखाते हुए अपने अधीनस्थों को आदेश दिया, गार्ड्स कैदियों को नीचे लाओ। लेकिन जैसे एक सिपाही ने कैदियों के कैबिन का द्वार खोला, उफ, यह सब क्या है? अगले पल सर कैदी फरार हो गए। क्या बकते हो, तुम होश में तो हो? सिगरी, ओ माय गॉड, यह कैसे संभव है? यहाँ लाने से पूर्व कैदियों की अच्छी तरह तलाशी ली गई थी, उनके पास कुछ भी नहीं था। हो सकता है कैदियों के फरार होने में बाहरी लोगों का हाथ हो। यह काम सुनियोजित योजना के अनुसार किया गया लगता है, लेकिन कैदियों के ट्रांसफर की कार्यवाही को गुप्त रखा गया था। फिर अपराधियों को इसकी जानकारी कैसे हुई? कैदियों के फरार होने की सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारियों की तुरंत एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। मीटिंग में मिस्टर राघवन कैदियों के फरार होने की विस्तृत जानकारी अधिकारियों को देते हुए बोले, खोजबीन से पता चला कि कैदी उसी चौराहे पर फरार हुए हैं जहां लाल बत्ती के दौरान हमें 3 मिनट तक रुकना पड़ा था। वैन के फर्श का कटा हुआ टुकड़ा हमें उसी चौराहे के समीप पड़ा मिला था। इससे तो साफ जाहिर है कि अपराधियों को पहले ही पता चल चुका था कि उस वैन में चाओ लिमिंग और जोगा को ले जाया जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, अपराधियों को यह भी मालूम था कि जेल वैन कैदियों को लेकर कब रवाना होगी और किस रास्ते से होकर गुजरेगी और चौराहे पर लाल बत्ती के दौरान कितनी देर रुकेगी। बेशक लाल बत्ती के दौरान जेल वैन का वहां रुकना एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। वैन की रवानगी और उस चौराहे तक पहुंचने का समय पहले से ही नियोजित था, और यह तभी संभव है जब हमारा कोई खास व्यक्ति अपराधियों के साथ मिला हुआ हो। लेकिन सर, कैदियों की रवानगी के समय की जानकारी सिर्फ आपको या मुझे थी, फिर अपराधियों को इसका पता कैसे चला? ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो मिस्टर राघवन। तुमने ही अपराधियों को कैदियों के ट्रांसफर की सूचना दी है। नो सर, यह झूठ है। अपराधियों से मेरा कोई संबंध नहीं है। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर राघवन। जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि तुम वाकई निर्दोष हो, तब तक तुम्हें पुलिस हिरासत में रहना होगा। क्या? अगले पल पुलिस कमिश्नर के आदेश पर मिस्टर राघवन को हिरासत में ले लिया गया। मैं सच कहता हूं सर, मैं बेकसूर हूं। कैदियों के फरार होने में मेरा कोई हाथ नहीं है। लेकिन मिस्टर राघवन की फरियाद का उन पर कोई असर नहीं हुआ। ले जाओ इन्हें और डाल दो काल कोठरी में। जब तक पूछताछ का काम खत्म न हो जाए, इन्हें कड़ी निगरानी में रखा जाए और किसी बाहरी आदमी को इनसे मिलने की इजाजत न दी जाए। यस सर। तुरंत ही कमिश्नर साहब के आदेश का पालन किया गया। मिस्टर राघवन को ले जाए जाते ही कमिश्नर साहब अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित करते हुए बोले, चाओ लिमिंग और जोगा को पुलिस हिरासत में से फरार हो जाना एक बहुत बड़े खतरे का संकेत है, इसलिए उनका जल्द से जल्द गिरफ्तार होना बहुत जरूरी है। हम अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे सर। शहर के चप्पे चप्पे पर हम अपने जासूसों का जाल बिछा देंगे। वे आखिर कब तक हमारे हाथों से बचे रहेंगे? गुड। अब आप लोग जाइए और फरार कैदियों की खोज का कार्य तेज कर दीजिए। यस सर। कमिश्नर साहब ने मीटिंग यहीं समाप्त कर दी। जल्दी तमाम सरकारी मशीनरी हरकत में आ गई। जो कोई भी संदिग्ध आदमी नजर आए, उसे हिरासत में ले लो। भागने की कोशिश करे तो बेझिझक गोली मार दो। शहर से बाहर जाने वाले हर रास्ते पर कड़ी निगरानी बिठा दी गई थी। एक एक घर की तलाशी ली जा रही थी। सॉरी आपको तकलीफ दी, पर क्या करें, मजबूरी है। ऐसे खतरनाक अपराधी कहीं भी शरण ले सकते हैं। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है ऑफिसर। और फिर पुलिस की मदद करना तो हम नागरिकों का फर्ज है। जब से इन अपराधियों के फरार होने की खबर सुनी है, हमारा खाना पीना आराम हो गया है। घबराइए नहीं, फरार कैदी जहाँ भी होंगे बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। इंस्पेक्टर उसे आश्वासन देता हुआ अपने अधीनस्थों के साथ अगले बंगले की तरफ बढ़ गया। इधर पुलिस तथा खुफिया विभाग फरार कैदियों की तलाश में शहर की धूल फाकती फिर रही थी। उधर चाव लिमिंग और जोगाई के आलीशान कोठी के तहखाने में स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहे थे। वाह, काफी दिनों बाद खाने का लुत्फ आया है। लेकिन बॉस, खाना खिलाने और आराम फरमाने के लिए तो इन लोगों ने हमारी मदद की नहीं होगी। बेशक, लेकिन ये लोग कौन और इन्होंने हमारी मदद क्यों की, इसका पता
क्राइम किंग अभी अपनी बात पूरी भी न कर पाया था कि तभी तय खाने का द्वार खुला और बॉस का ख्याल है आप लोगों ने भोजन कर लिया हुआ। तुम्हारे बॉस का ख्याल दुरुस्त है। बॉस का हुक्म है कि आप दोनों को उनके सामने पेश किया जाए। हमें भी इसी क्षण का इंतजार था। अगले पल क्राइम किंग और जोरा उन स्यापोशों के साथ चल पड़े। थोड़ी देर बाद वे तय खाने के एक ऐसे होलनुमा कक्ष में थे जो किसी तिलिस्मी दुनिया का हिस्सा नजर आता था। कहाँ है तुम्हारा बॉस? इससे पहले कि चाओ लिमिंग के प्रश्न का उत्तर देता, अचानक हॉल की लाइट गुल हो गई और फिर जब उस हाल में उजाला फैला। हम तुम्हारे सामने हैं चाओ लिमिंग। तुम कौन हो तुम? हम कौन है यह जानकर तुम क्या करोगे चाओ लिमिंग? हम यह जानना चाहते हैं कि हमें यहाँ क्यों लाया गया है और तुम हमसे क्या चाहते हो। तुम्हें हमारा एक काम करना है। कैसा काम? जो काम हम तुम्हें बताएंगे वह तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है। हमें करना क्या होगा? पड़ोसी मुल्क की धरती पर तुम लोगों को हमारे लिए हथियारों का एक सौदा तय करना है। सौदा तय होते ही तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। हथियारों का सौदा? वो समझा। बाहरी मुल्कों से हथियार मंगाकर ये हिंदुस्तान में खून की होली खेलना चाहते हैं। या तो ये उग्रवादी हैं या विदेशी ताकतों के पिट्ठू। चाओ लिमिंग को सोच में डूबा देख लालपोश बोल उठा। किस सोच में पड़ गए चाओ लिमिंग? सोच रहा हूँ इस मामूली से काम के लिए तुम्हें इतना बड़ा खतरा मोल लेने की क्या जरूरत थी? सिर्फ इसलिए क्योंकि सौदा तय करने और डिलीवरी होने से पूर्व हम अपनी शख्सियत विदेशियों पर जाहिर नहीं करना चाहते। यानी तुम्हें डर है कि हथियारों की सप्लाई की आड़ में यह कोई चाल भी हो सकती है। अर्थात तुम हमें चारे के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हो। फिलहाल यही समझो, पर हम यह भी जानते हैं कि अगर हम इसमें कोई चाल हुई तो उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। तुम ठीक कहते हो, लेकिन हम अगर तुम्हारा काम करने को राजी भी हो जाएं तो भी तुम्हारी परेशानी हल नहीं होगी, क्योंकि अब तक हमारे लिए शहर से बाहर जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके होंगे। पुलिस और खुफिया पुलिस शिकारी कुत्तों की तरह हमारी गंध सूंघती फिरी होगी। ऐसी हालत में हमारे शहर की सीमा को पार करना नामुमकिन है। इसकी फिक्र तुम मत करो। तुम लोगों को पड़ोसी मुल्क तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। सिर्फ यही नहीं, हमारा काम पूरा करने के बाद तुम्हें इस काम की मुंह मांगी कीमत भी अदा की जाएगी। इतना कहकर लालपोश ने ताली बजाई। अगले पल एक रीछ सरीखा देव का व्यक्ति उस हाल में प्रकट हुआ। रीछा, हमारे मेहमानों को चैम्बर 13 में ले जाओ और सब कुछ अच्छी तरह समझा दो। यस बॉस। लाल पोस्ट के आदेश के मुताबिक रिचा चाओ लिमिंग और जोगा को चैम्बर नंबर 13 में ले गया, जहां मेकअप का साजो सामान पहले से ही मौजूद था। रिचा के कई मुताबिक दोनों ने अपना हुलिया बदलना शुरू कर दिया। फिर चेहरे पर नकली चेहरे का मास्क चढ़ाने के बाद चाओ लिमिंग और जोगा ने अपने आप को आदमकद शीशे में निहारा तो बुरी तरह चौंक पड़े। अरे यह तो हमारी जानी पहचानी सूरतें हैं। इन चेहरों को कौन नहीं पहचानता दोस्त। अब तुम दोनों इस शहर के मशहूर शख्सियत माइकल और उसके साथी अकरम के रूप में हो। लेकिन रिचा की बात को नजरअंदाज करते हुए जोगा फुफकार उठा। हमारे साथ ऐसा भद्दा मजाक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रिचा? ठहरो जोगा, तहस में आने की कोई जरूरत नहीं है। बात मेरी समझ में आ गई है। चाओ लिमिंग के शब्द सुन जोगा का आवेश शांत पड़ गया। इन लोगों का प्लान अच्छा है। अपने दुश्मनों के चेहरे लगाकर हम बड़ी आसानी से इस देश की सीमा पार कर जाएंगे और किसी को शक भी नहीं होगा। ओ, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। तभी रिचा एक लिफाफा चाओ लिमिंग और अकरम की तरफ बढ़ाते हुए बोला, इस लिफाफे में आपके कागजात और कल सुबह 5 बजे उड़ान भरने वाले विमान की 2 टिकटें हैं। तब तक तुम लोग यहीं रहोगे। लेकिन जो सौदा में तय करना उसकी कीमत, उस सौदे की कीमत 10 लाख के वह हीरे हैं जो तुम्हारे बाई जूते की एड़ी में रख दिए गए हैं। और फिर ऋचा चाओ लिमिंग को उस एजेंट के बारे में बताने लगा जिसके जरिए उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचना था। ऋचा की बातें एक छोटी सी डायरी में नोट करने के बाद चाओ लिमिंग जोगा के साथ ऋचा के पीछे चल पड़ा। ऋचा उन्हें एक सुंदर सुसज्जित कक्ष में ले गया। अब आप लोग विश्राम करें, रात के भोजन के वक्त फिर मुलाकात होगी। गुड। अपने बॉस से कहना हम उसकी मेहमान नवाजी के शुक्र गुजार रहेंगे। ओके। ऋचा चाओ लिमिंग और जोगा को वहां छोड़ वापस लौट गया। ऋचा के जाने के बाद जोगा संदिग्ध स्वर में बोला,
बॉस, मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आता है। आखिर इस काम के लिए इन्होंने हमें ही क्यों चुना? इस बेवकूफ का पता उन्हें तब चलेगा जोगा, जब हम इस देश की सीमा पार कर चुके होंगे और हीरे हमारे कब्जे में होंगे। उधर लाल पोस अपनी कामयाबी पर मन ही मन खुश हो रहा था। तुम क्या समझते हो चाओ लिमिंग? इतना बड़ा खतरा हमने बेवकूफ बनाने के लिए उठाया है? नहीं चाओ लिमिंग, तुम्हारे पास जो हीरे हैं वे नकली है। असली हीरे तो यहाँ हमारे पास है। हमने तो तुम्हें इसलिए चुना ताकि पड़ोसी मुल्क में तुम उन पाकिस्तानी जासूसों के हाथ मारे जाओ, जिन्हें न जाने कैसे सौदेही गंध मिल गई है। इस तरह उन जासूसों की तरफ से हमें जो खतरा बना हुआ है, तुम लोगों की मौत के साथ ही खत्म हो जाएगा। हा हा हा। थोड़ी देर बाद लाल पोस्ट ट्रांसमीटर पर पाकिस्तान में मौजूद सीआईए के खतरनाक एजेंट वोल्फ को सूचना दे रहा था। वोल्फ, पाकिस्तान पहुंच रहे मोहरों पर कड़ी नजर रखना। अगर वे पाक जासूसों के हाथों बच निकले तो उन्हें मौत के घाट उतारने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। डोंट वेरी डेडलाइन, उनका बंदोबस्त हो जाएगा, पर तुम कीमत लेकर जल्दी आ पहुंचो। माल यहाँ किसी समय भी पहुंचने वाला है। ओके। इधर लाल पोस्ट की मक्कारी से बेखबर चाओ लिमिंग और जोगा निश्चिंता की नींद सो रहे थे। खर। फिर उधर जब असली माइकल चाओ लिमिंग और जोगा की खोज में सारा दिन झक मारने के बाद अपने बंगले पर लौटा तो रात के 12 बज रहे थे। अकरम बड़ी बेचैनी से उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। माइकल को लौटते देख वह लपकता हुआ उसके निकट पहुंच गया। कुछ पता लगा माइकल? नहीं, पता नहीं ये शैतान कहाँ गायब हो गए। पुलिस को भी अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिला है। लगता है वे दोनों कहीं भूमिगत हो गए हैं, और उन्हें भूमिगत कराने में जरूर उन अज्ञात अपराधियों का ही हाथ है जो उन्हें पुलिस हिरासत से उड़ा ले गए हैं। मेरा भी यही ख्याल है, पर माइकल, सवाल यह उठता कि वे अज्ञात मददगार हैं कौन? उन्होंने उन दोनों की फरार होने में मदद क्यों की? मुझे तो यह किसी भयानक षड्यंत्र की शुरुआत मालूम पड़ती है। आपस में बातें करते हुए वे दोनों बंगले के भीतरी भाग में पहुंच गए। खैर जो भी हो, अब रात काफी हो चुकी है, आओ आराम करें। ओके, गुड नाइट माइकल। अकरम ने माइकल से विदा ली और अपने कमरे की ओर चल पड़ा। लेकिन अकरम अभी अपने कमरे में पहुंचा ही था कि एक विचार बिजली की तरह उसके मस्तिष्क में चौंध गया। चाओ लिमिंग अपनी हार को नहीं भूला होगा। वह माइकल से बदला लेने की कोशिश जरूर करेगा। अगले पल अकरम का हाथ अपनी जेब में रेंग गया। यह वक्त आराम करने का नहीं है, मुझे होशियार रहना चाहिए। उधर रात के करीब 1:30 बजे रिचा ने चाओ लिमिंग और जोगा को जगाने के बाद उन्हें सचेत किया। फौरन तैयार हो जा, तुम लोगों के जाने का वक्त हो गया है। ठीक है। जल्दी वे दोनों तैयार होकर रिचा के साथ चल दिए। रिचा ने उन्हें उस कार तक पहुंचा दिया जो उन्हें ले जाने के लिए तैयार खड़ी थी। यह कार तुम लोगों को एयरपोर्ट पहुंचा देगी। गुड। चाओ लिमिंग और जोगा के बैठते जो कार अपनी मंजिल की तरफ दौड़ पड़ी। कुछ देर की खामोशी के बाद जोगा रात की सांस छोड़ता हुआ बोला, बस कुछ घंटों की बात है बॉस। उसके बाद हम हिंदुस्तान की सीमा से बहुत दूर निकल जाएंगे। लेकिन हिंदुस्तान छोड़ने से पहले हम अपने सीने में अटके उस कांटे को भी निकाल फेंकना चाहते हैं जोगा, जो हमें कभी चैन से जीने नहीं देगा। मैं समझा नहीं बॉस। तुम भूल गए, लेकिन हम नहीं भूले। हमारे सीने में आज तक इंतकाम की आग धधक रही है जोगा। ये आग माइकल के खून से बुझ सकती है जोगा। हम अपनी हार का बदला लेना चाहते हैं। फिर तो यही मौका है बॉस। जाते जाते यही पुराना हिसाब भी चुका जाते हैं। जोगा का उत्तर सुनते चाओ लिमिंग का विचार निश्चय में बदल गया। ड्राइवर, वापस चलो। मुझे हुक्म मिला कि मैं आप लोगों को एयरपोर्ट पहुंचाकर ही वापस लौटूं। शटअप। अब तुम वही करो जो हम कहे, समझे? वरना। जी। और फिर ड्राइवर चाओ लिमिंग के आदेश का पालन करते हुए कार ड्राइव करने लगा। अब राइट टर्न। यस सर। चीं। रात करीब 2 बजे वह काली कार माइकल के बंगले के पिछवाड़े पहुंचकर रुक गई। चाओ लिमिंग और जोगा तुरंत कार से उतर गए। जब तक हम लौटकर नहीं आते तुम यहीं हमारा इंतजार करो। यस सर। ड्राइवर को हिदायत देने के बाद चाओ लिमिंग और जोगा बंदरों की सी फुर्ती दिखाते हुए चार दीवारी फांदकर बंगले में दाखिल हो गए। थोड़ी देर बाद वे पाइपलाइन के सहारे चढ़ते हुए एक खुली खिड़की से बंगले में दाखिल हो रहे थे। अंदर अंधेरा था।
लेकिन कमरे में पहुंचकर जैसे ही टॉर्च के प्रकाशन में चाओ लिमिंग और जोगा ने कमरे का निरीक्षण किया। हमारी खुशकिस्मती है बॉस, हमारा शिकार से हमारे सामने है, अभी हमारे हाथ से बच नहीं सकता जोगा। परंतु जैसे चाओ लिमिंग ने माइकल पर खंजर का वार किया, माइकल की टांग चल गई। ओह! और इससे पहले कि माइकल चाओ लिमिंग को किसी चूहे की तरह दबोच लेता, कमरा तीव्र प्रकाश में ना उठा। खबरदार माइकल, जहां वहीं खड़े रहो, आगे बढ़े तो गोली मार दूंगा। तुम? सामने अपने हमशक्ल व अकरम को देख माइकल की आंखें आश्चर्य से फैलती चली गई। तभी माइकल के आश्चर्य का निवारण करता हुआ चाओ लिमिंग अट्टहास कर उठा। हा हा हा! आगे तुम भी हमें पहचानने में धोखा खा गए। हा हा हा! कौन हो तुम लोग? अगले पल चाओ लिमिंग ने अपने चेहरे पर चढ़ा मास्क उतार दिया। पहचाना मुझे माइकल? चाओ लिमिंग, तुम यहाँ? मैं यहाँ तुमसे अपनी हार का बदला लेने आया हूँ माइकल। तभी जोगा मास्क उतारता हुआ गुर्राया। अब तुम जिंदा नहीं बचोगे माइकल। आज की रात तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात है। बेवकूफ हो तुम दोनों, तुम भूल रहे हो, जिंदगी और मौत की डोर तुम्हारे हाथ में नहीं, उस ऊपर वाले के हाथ में जिसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तुम लोगों की बदकिस्मती शायद तुम्हें यहाँ खींच लाई है। बेहतर होगा तुम लोग अपने आप को मेरे हवाले कर दो। अब तुम लोग यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। हम जाएंगे माइकल, हमें कोई नहीं रोक सकता। सुबह जब पुलिस को तुम्हारी लाश मिलेगी तो हम इस देश की सीमा को पार कर चुके होंगे। हा हा हा! फिर तैश में आकर चाओ लिमिंग लाल पोस्ट की खूनी साजिश की विस्तृत जानकारी उसे देते हुए भयानक स्वर में बोला। तुम्हारे देश में खून की होली खेली जाएगी। तुम्हारा देश सपनों की नफरत की आग में जल रहा होगा। पर अफसोस, तुम यह सब देखने के लिए जिंदा नहीं रहोगे। हा हा हा! हे ईश्वर, कहते हैं कि तुझे अगर सच्चे मन से याद किया जाए तो तू अपने बंदों की मदद को जरूर आता है। मैं अपने देश के लिए जीना चाहता हूँ प्रभु, मेरी मदद करो। अब अपने भगवान को याद कर ले माइकल, तेरा वक्त पूरा हो चुका है। और इससे पहले कि जोगा माइकल को अपने रिवॉल्वर की गोली का निशाना बनाता, धोए। ओह! थैंक गॉड! फिर माइकल ने जोगा और चाओ लिमिंग को संभलने का मौका नहीं दिया। भ्यूं! ओह! तड़ाक! ठीक उसी समय, खबरदार कमीनों, अपनी जगह से हिलने की कोशिश मत करना। शहबाज अकरम, तुम ठीक वक्त पर आए, लेकिन तुम खिड़की के रास्ते। मुझे पहले ही खतरे की आशंका थी, इसलिए मैं बाहर के राउंड पर निकल पड़ा था। लौटते हुए मेरी नजर अचानक इन शैतानों पर पड़ गई। बस मैं इनके पीछे लग गया। मैंने इनकी सारी बातें सुनी और सही वक्त पर रिवॉल्वर का प्रयोग किया। बहुत खूब अकरम, आज तुम मेरे लिए भगवान के दूत बनकर आए हो। शायद ईश्वर भी यही चाहता कि हमारा जीवन हमारे देश के काम आए। और फिर माइकल ने अकरम की मदद से चाओ लिमिंग और जोगा को बंधनों में जकड़ दिया। अब बोलो शैतानों, किसका आखिरी वक्त आया है? हम जानते तुम हम पर गोली नहीं चला सकते। तुमने ठीक कहा चाओ लिमिंग, तुम्हारी जिंदगी का फैसला तो अब कानून ही करेगा। इसलिए तुम्हारी जगह हिंदुस्तान के बाहर जाने से पहले हम तुम्हें कानून के हवाले कर देना चाहते हैं। कानून? तुम्हारा कानून हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दुनिया की किसी जेल की दीवार इतनी मजबूत नहीं है जो हमें ज्यादा दिन कैद रख सके। लेकिन माइकल चाओ लिमिंग और जोगा की बकवास को नजरअंदाज करता हुआ फोन पर पुलिस कमिश्नर से संबंध स्थापित करने की कोशिश में जुट गया। फिर जैसे ही संबंध स्थापित हुआ, सर मैं माइकल बोल रहा हूँ, आप फौरन मेरे यहाँ चले आइए। लेकिन आगे कुछ कहने से पहले माइकल का स्वर कमिश्नर साहब के कानों में सुनाई दिया। बात कुछ ऐसी है कि मैं आपके किसी प्रश्न का उत्तर फोन पर नहीं दे सकता। ठीक है, मैं आता हूँ। कमिश्नर साहब ने तुरंत रिसीवर क्रेडिल पर रख दिया। थोड़ी देर बाद वे अपनी कार खुद ड्राइव करते हुए माइकल के बंगले की तरफ जा रहे थे। जरूर कोई खास बात है, वरना माइकल जैसा आदमी हमें इतनी रात गए अपने घर पर नहीं बुलाता। बंगले पर पुलिस कमिश्नर के पहुंचते माइकल ने उन्हें चाओ लिमिंग और जोगा के संबंध में जानकारी दी। फिर उन्हें खूनी षड्यंत्र के विषय में विस्तार से बताते हुए बोला, उन मौत के सौदागरों को सबक सिखाने और देश के दुश्मनों की साजिश को असफल करने का भी एक ही रास्ता सर। वह यकीन दोनों की जगह मैं और मेरा साथी अकरम ले लें। तुम नहीं जानते माइकल कि तुम कितना बड़ा खतरा मोल ले रहे हो। जरा सी चूक तुम दोनों की मौत का कारण बन सकती है।
हम अपने देश के लिए एक तो क्या अपने 1000 जन्म कुर्बान कर सकते हैं सर। एक बार फिर सोच लो माइकल, जहां तुम जा रहे हो वहां हर कदम पर मौत तुम्हारा इंतजार करेगी। हम या तुम्हारी सरकार तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकेगी। तुम्हें न केवल अपने आप को उन खूनी दरिंदों से बचना होगा, बल्कि यहाँ वहां की पुलिस से भी बचना होगा। आप ईश्वर से दुआ कीजिए सर, हम सफल होकर ही लौटेंगे। और अगर कामयाब नहीं हुए तो जीते जी किसी के हाथ नहीं आएंगे। विश यू गुड लक यंग मैन। लेकिन मैं फिर कहूंगा, कुछ कहने और सुनने का के लिए वक्त नहीं है सर। हीरे व प्लेन की टिकटें हमारे कब्जे में है, और हमें एयरपोर्ट तक पहुंचाने के लिए दुश्मनों की कार पिछवाड़ी हमारा इंतजार कर रही है। अगर तुम ठान ही चुके हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं माइकल। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि पड़ोसी देश में मौजूद हमारे एजेंटों की मदद तुम्हें मिल सके। इस मिशन में हमारा ऑपरेशन कोड वर्ड होगा ऑपरेशन डेथ। थैंक यू सर। पर मिशन पर रवाना होने से पहले मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे लौटने तक चाओ लिमिंग और जोगा की गिरफ्तारी को पूर्णतः गुप्त रखा जाए। डोंट वैरी माइकल, इनकी गिरफ्तारी की किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। तुम हम पर भरोसा कर सकते हो माय बॉय। थैंक यू सर। फिर एक पल भी गवाए बिना माइकल और अकरम पाइप के सहारे नीचे उतरे और चार दीवारी फांदकर उस काली कार तक जा पहुंचे जिसमें चाओ लिमिंग और जोगा वहां आए थे। बहुत देर लगा दी सर। अगर बॉस को पता चल गया तो वह हम तीनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अगर तुम अपनी खैरियत चाहते हो तो इस बारे में अपनी जुबान बंद ही रखना। वैसे वैसे तुम्हारे बॉस को कुछ मालूम नहीं होगा। ड्राइवर को चेतावनी देते हुए माइकल और अकरम कार में जा बैठे। ड्राइवर ने भी समय बर्बाद नहीं किया। कुछ ही क्षणों बाद कार तूफानी रफ्तार से तारकोल की काली चिकनी सड़क को रोनते हुए अपनी मंजिल की तरफ दौड़ी चली जा रही थी। जूम। ठीक 5 बजे एयर इंडिया का विमान माइकल और अकरम को अपने गर्भ में लिए रनवे पर दौड़ता हुआ हवा में उड़ता चला गया। जैसे ही विमान की गति में स्थिरता आई, माइकल अपनी बगल में बैठे अकरम को संबोधित करते हुए धीमे स्वर में बोला, कुछ ही देर बाद यह विमान कराची एयरपोर्ट पर उतरेगा और हमारे लिए मुसीबतों का दौर शुरू हो जाएगा। तुम्हारा इशारा उन हीरो की तरफ है जो मेरे जूते की एड़ी में है। हाँ, यही वे हीरे हैं जो मैं एजेंट वोल्फ के बताए स्थान पर मौत के सौदागरों तक पहुंचाने हैं। अगर इस बीच कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो कुछ नहीं होगा माइकल। इस मिशन में सौभाग्य से मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। अगर कुछ गड़बड़ हुई भी तो नौबत में अगर कुछ गड़बड़ हुई भी तो नौबत मैं तुम पर नहीं आने दूंगा। अकरम के शब्दों में दृढ़ता देख माइकल मुस्कुरा दिया। विमान ठीक समय पर कराची एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। माइकल और अकरम अन्य यात्रियों के साथ जैसे एयरपोर्ट की इमारत के सामने पहुंचे, बुरी तरह चौंक पड़े। यहाँ कस्टम पर तैनात 670 जवानों को देखकर लगता है भारी लोगों की सख्त जांच का प्रबंध किया गया है। शुक्र हम अपने साथ कोई हथियार छिपाकर नहीं लाए, और ना यहीं धर लिए जाते। थोड़ी देर बाद माइकल और अकरम अन्य यात्रियों का अनुसरण करते हुए कस्टम काउंटर तक जा पहुंचे। पासपोर्ट प्लीज। दिलावर तुरंत पासपोर्ट और अपने कागजात अधिकारी के हाथ में थमाते हुए नम्र स्वर में बोला, हम दोनों साथ हैं। व्यापार के सिलसिले में हमें कंपनी ने यहाँ भेजा है। कागजातों का निरीक्षण करने के बाद कस्टम अधिकारी ने घूरकर अकरम और माइकल को देखा। फिर कागजात लौटाते हुए अत्यधिक रुखे स्वर में बोला, यहाँ आप लोगों को काफी होशियार रहने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले हिंदुस्तानी को अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता। जी जी शुक्रिया। फिर ब्रीफकेस की जांच कराने के बाद उन्हें जाने की अनुमति मिल गई। अनुमति मिलते ही माइकल और अकरम इमारत से निकल सामने खड़ी एक टैक्सी में जा बैठे। होटल सफीना। यस सर। अगले पल टैक्सी दौड़ पड़ी। होटल सफीना में पहले से बुक एक डबल सूट में पहुंचने के थोड़ी देर बाद माइकल और अकरम होटल के मेन हॉल में पहुंच गए और एक कोने वाली खाली टेबल पर जा बैठे। साउलिमिंग की डायरी में नोट प्लान के अनुसार वोल्फ हमसे यही संबंध स्थापित करेगा, लेकिन अगर हमने उस पर यह हाथ डालने की कोशिश की तो सभी नजरों में आ जाएंगे। इससे पहले कि माइकल आगे कुछ कहता, कहीं से काला सांप लहराता हुआ उनकी टेबल पर आकर गिरा।
उसी पल अकरम की निगाहें समीप खड़े आदमी की तरफ घूम गई। कैसा लगा यह तोहफा? खूबसूरत है पर बेजान। अकरम का उत्तर सुनते हुए आदमी उनके बगल में आ बैठा। क्या वो चीज तुम्हारे पास है जिसके लिए वोल्फ ने मुझे भेजा है? हाँ, लेकिन वोल्फ कहाँ है? यहाँ खतरा है। वोल्फ वोल्फ तुमसे यहाँ नहीं मिल सकता। तुम लोग चुपचाप मेरे पीछे आओ। माइकल और अकरम ने आंखों ही आंखों में कुछ कहा, और फिर वे दोनों बिना किसी हिचकिचाहट के उस अज्ञात आदमी के पीछे हो लिए। वह अज्ञात व्यक्ति उन्हें बंदरगाह ले गया, जहाँ एक अमेरिकन मोटर बोट उनका इंतजार कर रही थी। यह बोट तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देगी। आओ जल्दी करो। माइकल और अकरम के सवार होते ही बोट पानी का सीना चीरती हुई तेजी से आगे बढ़ने लगी। सागर में लगभग 2 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद मोटर बोट रुक गई। तुम दोनों मेरे पीछे आओ मिस्टर वोल्फ, नीचे के केबिन में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। माइकल और अकरम उस आदमी का अनुसरण करते हुए बोट के निचले केबिन में पहुंच गए, जहां पहले ही से एक भीमकाय व्यक्ति मौजूद था। वेलकम जेंटलमैन, लाओ हीरे हमें दे दो। अकरम ने तुरंत अपने बाएं पैर के जूते की एड़ी हटाते हुए प्लास्टिक की थैली में रखे हीरे निकालकर उस भीमकाय व्यक्ति की तरफ बढ़ा दिए। ये लो हीरे, और बताओ, हथियारों से लैस तुम्हारा जहाज कब और कहाँ पहुंचेगा? बताता हूँ, इतनी इतनी जल्दी भी क्या है? पहले इन हीरो की जांच तो पूरी हो जाए। खतरा। वोल्फ को मुस्कुराते देख माइकल के मस्तिष्क में खतरे की घंटी बज उठी। लेकिन इससे पहले कि माइकल हरकत में आता, साथ आया हुआ व्यक्ति उस पर रिवॉल्वर तानते हुए गरज उठा। हैंड्स अप! तुम दोनों मेरे निशाने पर हो। हा हा हा। इन हीरो को तुम लगे एयरपोर्ट से निकालने में तो सफल हो गए, लेकिन अब ये हीरे हमारे कब्जे में है। अगले पल वोल्फ गरज उठा। शूट देम। यस सर। माइकल और अकरम की मौत बिल्कुल अपने करीब नजर आ रही थी। रेड लाइन कौन था? क्या सचमुच अकरम और माइकल को मौत की नींद सुला दिया गया? यदि नहीं तो वे कैसे बचे? माइकल और अकरम अपने मिशन में सफल हो सके या नहीं? चाओ लिमिंग और जोगा का क्या हुआ? क्या चाओ लिमिंग और जोगा को भगाने में मिस्टर आग उनका ही हाथ था? तो दोस्तों, इसका अगला पार्ट है ऑपरेशन डेथ, और ये कॉमिक्स आपको कल मिल जाएगी। और ये कॉमिक्स आपको मिलेगी प्ले लिस्ट में, मनोज स्टोरी का फोल्डर है उसके अंदर। तो मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, ऑपरेशन डेथ में।